स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी सोच पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। ये शब्द शायद आपने सुना भी हो और अक्सर इसे लंबे खुशहाल जीवन के रहस्य से जोड़ा जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई, लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य के कुछ अंश हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि ये इकिगाई आखिर है क्या भला और हमारी जिंदगी से इसका क्या लेना देना हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ 100 साल कैसे जिए उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। असल में ये जीवन में एक मकसद, एक तरह की संतुष्टि और रोजमर्रा की जो छोटी-छोटी खुशियां होती है ना, उनको खोजने के बारे में। हम देखेंगे कि ओकिनावा जैसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल पार के लोग रहते हैं। वहां इकिगाई कैसे उनकी जीवन शैली का एक क्या कहते हैं, अटूट हिस्सा है। एक ऐसा धागा है जो उनकी लंबी और संतुष्ट जिंदगी को एक साथ पिरोता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा रहस्यमयी सा शब्द इकिगाई आखिर है क्या? किताब कहती है इसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी। हाँ, या फिर कह लीजिए जीने की वजह। फ्रेंच में जैसे कहते हैं रेज़ोन d'être। जीने की वजह, वो कारण जिसके लिए हम रोज सुबह बिस्तर से उठते हैं। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिलेगी, ये हर किसी के अंदर ही होती है। अंदर होती है। हाँ, बस उसे खोजने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा खुद के अंदर झांकना पड़ता है। और जरूरी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला लक्ष्य ही हो। अक्सर ये रोजमर्रा के कामों में, अपने रिश्तों में या जो आपको पसंद है उन गतिविधियों में मिल जाता है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि किताब बताती है जापानी संस्कृति में बहुत से लोग असल में कभी रिटायर होते ही नहीं। सच में रिटायर नहीं होते? हाँ, मतलब वो बस वो करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक उनका शरीर साथ देता है। सच तो यह है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए ऐसा कोई सीधा शब्द है ही नहीं जिसका मतलब हो कामकाज पूरी तरह छोड़ देना। अरे वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। किताब में ओकिनावा का जिक्र है, खासकर ओगिमी गांव का। इसे शतायुषियों का गांव भी कहते हैं। हाँ, ओगिमी। वहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रति 100,000 पर करीब 24.55 लोग। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत है। और रिसर्च करने वाले मानते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य खानपान है, सादा जीवन है, बाहर की गतिविधियां हैं, इन सब के साथ साथ उनका इकिगाई मतलब जीवन में उद्देश्य होने की भावना उनकी इस असाधारण लंबी उम्र का एक मुख्य कारण है। अच्छा। ओकिनावा उन 5 ब्लू जोन में से एक है। ब्लू जोन मतलब वो इलाके जहां लोग दुनिया में सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। और सिर्फ लंबा नहीं, उन्हें कैंसर और दिल की बीमारियां जैसी जो पुरानी बीमारियां हैं वो भी काफी कम होती हैं। अच्छा, तो बाकी ब्लू जोन कौन से हैं? किताब में शायद सार्डिनिया का जिक्र था, इटली में। हाँ, सार्डिनिया इटली, फिर लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, निकोया प्रायद्वीप कोस्टा रिका और इकारिया ग्रीस। और इन सब जगहों में क्या कुछ कॉमन है? क्या समानताएं हैं? हाँ, कई चीजें कॉमन मिली हैं। पहला तो खान पान, ज्यादातर पौधों पर आधारित, मतलब सब्जियां, फल, अनाज ज्यादा, प्रोसेस्ड फूड और मांस कम। दूसरा, नियमित हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि, मतलब जिम वाली कसरत नहीं, बस रोजमर्रा की भाग दौड़, जैसे बागवानी करना, पैदल चलना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अच्छा, मतलब अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। बिल्कुल। तीसरा, जीवन में एक उद्देश्य की भावना, जिसे जापानी इकिगाई कहते हैं। और चौथा, मजबूत सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते। सामाजिक रिश्ते। हाँ, जैसे ओकिनावा में मुआई होता है। मोए, ये क्या है? ये बचपन के दोस्तों का एक समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं, भावनात्मक रूप से और कभी-कभी आर्थिक रूप से भी। अरे वाह! तो ये लोग तनाव कम लेते हैं, और अगर शराब पीते भी हैं तो बहुत कम, अक्सर दोस्तों के साथ। तो ये साफ है कि लंबी उम्र सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। किताब कुछ खास आदतों और नजरिए पर जोर देती है। जैसे वो पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। किताब कहती है दिमाग को एक्टिव रखना शरीर को जवान रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। किताब में इजरायली न्यूरो साइंटिस्ट श्लोमो ब्रिजमिट्स के शोध का जिक्र है। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग को फिट रहने के लिए चैलेंज चाहिए, उत्तेजना चाहिए। जब हम कोई काम इतनी बार कर लेते हैं कि वो आदत बन जाए, तो दिमाग उसे ऑटो पायलट पर करने लगता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब हम नई चीजें सीखते हैं, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या बस नए लोगों से मिलना जुलना, तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। अच्छा। इससे दिमाग लचीला रहता है और उम्र के साथ जो गिरावट आती है वो धीमी हो जाती है। अपने रोज के रूटीन को थोड़ा बदलना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये भी मदद करता है। और तनाव? तनाव के बारे में क्या कहती है किताब?
सुना है वो जल्दी बूढ़ा करता है। हाँ बिल्कुल, खासकर जो लंबे समय तक तनाव बना रहता है ना, वो खतरनाक है। उससे कोर्टिसोल जैसे हार्मोन लगातार निकलते रहते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। कोशिकाओं को? हाँ, कैसी? वो हमारी कोशिकाओं के सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है, जिन्हें टेलोमियर्स कहते हैं। तनाव उन्हें छोटा कर देता है। टेलोमियर्स? हाँ, और छोटे टेलोमियर्स सीधे सीधे सेलुलर एजिंग यानी कोशिकाओं के बूढ़े होने से जुड़े हैं। बाप रे। हालांकि डॉक्टर हार्वर्ड फ्रीडमैन का शोध ये भी कहता है कि थोड़ा बहुत तनाव, जैसे किसी चुनौती का सामना करना, वो फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि वो हमें एक्टिव रखता है। लेकिन लगातार चिंता और दबाव, वो पक्का नुकसानदायक है। यहीं पर माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी चीजें मदद करती हैं। एक और बात थी किताब में जो मुझे चौंका गई। ज्यादा बैठना भी उम्र बढ़ाता है। जी हाँ, आज की लाइफस्टाइल का ये एक बड़ा खतरा है। गतिहीन जीवन, मतलब ज्यादातर समय बैठे रहना। ये मोटापे से, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और ना जाने कितनी चीजों से जुड़ा है। जब हम ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है। तो इसका क्या उपाय है? ऑफिस में तो बैठना ही पड़ता है। अरे, छोटे छोटे बदलाव करने हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां ले ली, पास की दुकान तक पैदल चले गए, हर घंटे में बस कुछ मिनट उठकर घूम लिया, यही काफी है। और नींद का भी जिक्र था ना, मेलाटोनिन हार्मोन। हाँ, नींद बहुत जरूरी है। पर्याप्त और अच्छी नींद, आमतौर पर 7 से 9 घंटे। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मेलाटोनिन बनाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट? हाँ, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, और माना जाता है कि ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकता है। अच्छा। और उम्र के साथ मेलाटोनिन का बनना कम हो जाता है। इसलिए अच्छी नींद की आदतें, संतुलित खाना, थोड़ी धूप लेना और तनाव कम करना और भी जरूरी हो जाता है। और आखिर में एक पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक सोच। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पाया गया है। यशिवा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी जिसमें पता चला कि जो लोग लंबी उम्र जीते हैं उनमें आशावादी रवैया और अपनी भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता ज्यादा होती है। मतलब मुश्किलों में भी शांत रहना। बिल्कुल। देखिए, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन उनका सामना शांति से, स्थिरता से करना, जिसे किताब में स्टोइक एटीट्यूड कहा है, वो चिंता और तनाव को कम करता है, और ये लंबी उम्र के लिए अच्छा है। किताब इकिगाई की तुलना विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी से भी करती है। ये लोगोथेरेपी क्या चीज है? लोगोथेरेपी एक तरह की साइकोथेरेपी है जिसे विक्टर फ्रैंकल ने बनाया था। फ्रैंकल खुद ऑश्विट्स कंसंट्रेशन कैंप के भयानक अनुभवों से गुजरे थे। उनका मानना था कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है जीवन में अर्थ या उद्देश्य खोजना। या उद्देश्य? हाँ, लोगोथेरेपी लोगों को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का एक क्यों, एक वाई खोजने में मदद करती है। फ्रैंकल का अनुभव था कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, इंसान के पास हमेशा ये आज़ादी होती है कि वो उन हालात के प्रति अपना नजरिया चुन सके। अपना नजरिया चुन सके। हाँ, तो लोगोथेरेपी का लक्ष्य यही है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को खोजे और उसे अपनाए। क्या किताब में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, फ्रैंकल का खुद का उदाहरण सबसे बड़ा है। कैंप में उनकी लिखी हुई एक पांडुलिपि खो गई थी। उसे फिर से लिखने की जो उनकी तीव्र इच्छा थी, उसी ने उन्हें जीने की ताकत दी। अच्छा। एक और उदाहरण एक डॉक्टर का है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत दुखी थे। फ्रैंकल ने उन्हें यह सोचने में मदद की कि उनकी पत्नी पहले गुजर गईं, इससे उन्होंने अपनी पत्नी को अकेले दुख झेलने से बचा लिया। इस सोच ने उनके दुख को एक मतलब दे दिया और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। मूल बात यही है कि जब हम अपने कष्टों में भी कोई अर्थ खोज लेते हैं तो हम उन्हें सहने की ताकत पा लेते हैं। जापान में शोमा मोरिता के मोरिता थेरेपी का भी जिक्र है। ये योगोथेरेपी से कैसे अलग है? मोरिता थेरेपी, जो ज़ेन बौद्ध धर्म से प्रभावित है, थोड़ी अलग है। ये भावनाओं को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हें स्वीकार करने पर जोर देती है। स्वीकार करने पर? हाँ, इसका मानना है कि हमारी भावनाएं हमारे कामों का नतीजा होती हैं, हमारे सोचने का नहीं। इसलिए थेरेपी का फोकस मरीज को उसके लक्षणों पर ध्यान देने के बजाय जो काम करना जरूरी है उसे करने पर होता है। अच्छा, मतलब एक्शन पर जोर। बिल्कुल। इसके मुख्य सिद्धांत हैं: अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, जो करना चाहिए वो करो, और अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। ये अनुभव और काम करके सीखने पर बल देती है। तो दोनों का सार कहीं ना कहीं इकिगाई से जुड़ता है। बिल्कुल। जीवन में एक दिशा और उद्देश्य का होना। तो उद्देश्य की तलाश महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं फ्लो की। ये फ्लो क्या है, जिसके बारे में किताब में मनोवैज्ञानिक मिखाई चिक्सेंटमिहाई का जिक्र है? फ्लो ये वो मानसिक अवस्था है जब हम किसी काम में इतने गहरे डूब जाते हैं
कि हमें समय का पता नहीं चलता। बिल्कुल खो जाते हैं। हाँ, आसपास क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं रहता, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास भी भूल जाते हैं। उस काम को करने में ही इतना आनंद और संतुष्टि मिलती है कि वही अपने आप में एक इनाम बन जाता है। वाह। चिक्सेंट-मिहाई ने इसे इष्टतम अनुभव कहा है, ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा है। ये तब होता है जब हम अपनी पूरी क्षमता और ध्यान किसी ऐसे काम में लगाते हैं जो चुनौतीपूर्ण हो लेकिन करने लायक हो। चुनौतीपूर्ण पर करने लायक। हाँ, इकिगाई खोजने और उसे जीने के लिए फ्लो का अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्लो में आने के लिए क्या जरूरी है? क्या कुछ खास तरीके हैं? हाँ, किताब कुछ बातें बताती है। पहली, एक ऐसा काम चुनो जो आपकी क्षमता के हिसाब से हो लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी हो। ज्यादा आसान नहीं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं। बिल्कुल, बहुत आसान काम से बोरियत होती है और बहुत मुश्किल काम से निराशा। वो स्वीट स्पॉट खोजना जरूरी है जहाँ चुनौती और क्षमता का बैलेंस हो। ठीक है। और दूसरी, एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि क्या करना है, लेकिन उस लक्ष्य का जुनून नहीं पालना है। जुनून नहीं पालना। हाँ, मतलब प्रक्रिया का आनंद लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा MIT मीडिया लैब के जॉय इटो कहते हैं, नक्शे से ज्यादा कंपास जरूरी है। कंपास ज्यादा जरूरी है, मतलब दिशा पता हो, हर मोड़ नहीं। बिल्कुल, दिशा पता होनी चाहिए, हर मोड़ पहले से तय होना जरूरी नहीं। और एक तीसरी बात जो आज के जमाने में बहुत मुश्किल लगती है, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। मल्टीटास्किंग को किताब क्यों खराब बताती है? क्योंकि हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। सच में हमें तो लगता है हम कर लेते हैं। लगता है, पर जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग असल में उन कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा होता है। हमारी दिमागी ऊर्जा फालतू में खर्च होती है, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है और हमारी एकाग्रता और याददाश्त कमजोर होती है। अरे, किताब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी का हवाला देती है कि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को 60% तक कम कर सकती है और IQ को 10 पॉइंट तक घटा सकती है। बाप रे, 60% कम? ये तो फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ फिर। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए क्या सुझाव है? आजकल तो हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें, खासकर फोन। हाँ, वो तो है। किताब कुछ प्रैक्टिकल सुझाव देती है, जैसे सुबह उठने के बाद और सोने से पहले कम से कम 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहें। 1 घंटा? मुश्किल है पर ठीक है। हाँ, और जब किसी काम में फ्लो पाना चाहते हैं तो फोन बंद कर दें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। हफ्ते में 1 दिन टेक्नोलॉजी से उपवास रखें, मतलब फोन, टीवी, लैपटॉप कम से कम इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी फास्टिंग, ये नया है। ऐसी जगह काम करें जहां डिस्टर्बेंस कम हो। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। पोमोडोरो? वो 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक वाला। हाँ, वही। और ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास करें, उससे एकाग्रता बढ़ती है। मूल बात है अपने ध्यान को काबू करना सीखना और विकर्षणों को कम करना। जापान में फ्लो के कुछ उदाहरण दिए हैं किताब में। वो ताकुमी का जिक्र था शायद, कारीगर। हाँ, ताकुमी। ये उन कारीगरों को कहते हैं जिन्होंने अपने हुनर में महारत हासिल कर ली है और वो अपने काम में पूरी तरह समर्पित होते हैं। जैसे टोयोटा के वो कारीगर जो हाथ से खास तरह के स्क्रू बनाते हैं, या सुशी मास्टर ज़ीरो ओनो, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सुशी बनाने की कला को बेहतर बनाने में लगा दी। ज़ीरो ओनो, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है? हाँ, या फिर स्टूडियो गिबली के महान एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी। ये लोग अपने काम में इतने खो जाते हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया का होश नहीं रहता। उनके लिए काम ही इकिगाई है, काम ही फ्लो है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये फ्लो सिर्फ ऐसे महान कलाकारों या कारीगरों के लिए ही है? क्या रोजमर्रा के साधारण, यहाँ तक कि उबाऊ लगने वाले कामों में भी फ्लो पाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब का जवाब है हाँ। सच में? कैसे? इसे माइक्रो फ्लो कहा गया है। माइक्रो फ्लो? हाँ, इसका मतलब है रोजमर्रा के साधारण कामों में भी एक चुनौती या एक लय ढूंढकर उन्हें ज्यादा दिलचस्प बनाना। जैसे बर्तन धोते समय उसे और अच्छे से और तेजी से करने की कोशिश करना। बिल गेट्स ऐसा करते हैं, ऐसा किताब में लिखा है। बिल गेट्स बर्तन धोते हैं और उसमें फ्लो ढूंढते हैं? हाँ, या किसी भी दोहराव वाले काम में एक रिदम खोजना। किताब में कर्मकांड का भी जिक्र है। जब हम किसी काम को एक निश्चित तरीके से ध्यान से करते हैं तो उसमें भी फ्लो मिल सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि फ्लो पाने के लिए काम का क्या होना उतना जरूरी नहीं, जितना कैसे किया जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने वाकई लंबी उम्र जी है। किताब में दुनिया के कुछ सबसे बुजुर्ग लोगों, सुपर सेंटेनेरियंस के विचार भी हैं। उन्होंने क्या सीखा? हाँ, उनकी बातों में गहरी सादगी और समझ है। जैसे मिसाओ ओकावा थी, 117 साल जी। उन्होंने कहा, खाओ और सो और तुम लंबा जियोगे, आराम करना सीखो। खाओ और सो, कितना सरल। हाँ, या वॉल्टर ब्राउनिंग 114 साल के थे। उन्होंने कहा, अपने दिमाग और शरीर को व्यस्त रखो। जीन कैलमेंट जो 122 साल जी, इतिहास में सबसे लंबी उम्र वाली महिला,
वो 100 साल की उम्र तक साइकिल चलाती थीं। 100 साल की उम्र में साइकिल? हाँ, तो उनकी बातों से यही लगता है कि व्यस्त रहना, सकारात्मक रहना और जीवन को सहजता से लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलाकारों का भी जिक्र है जो कभी रिटायर नहीं होते, अपने जुनून में लगे रहते हैं। बिल्कुल, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब आप वो करते हैं जिससे आपको प्यार है, जिसमें आपका इकिगाई है, तो उम्र बस एक नंबर बन जाती है। जैसे महान जापानी कलाकार होकुसाई 88 साल की उम्र तक काम करते रहे और कहते थे कि वो 100 साल की उम्र में और बेहतर बनेंगे। कमाल है। कई एक्टर्स, लेखक, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट 80 और 90 की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं। उनका जुनून ही उन्हें चलाता है। सीखना और करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आपने ओगिमी गांव के लोगों से सीधी बातचीत भी की थी, है ना? जी। उनके इंटरव्यूज से क्या खास बातें निकल कर आईं? हाँ, हमने वहां लगभग 100 लोगों से बात की, 100 साल के और 90 के दशक वाले भी। कुछ बातें बार बार सामने आई। जैसे? पहला, चिंता मत करो, मुस्कुराते रहो, दिल खुला रखो, लोगों से मिलो। भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जियो। चिंता मत करो। दूसरा, अच्छी आदतें डालो। सुबह जल्दी उठना, अपने बगीचे में काम करना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना, जैसे उनका एक लोकल व्यायाम है ताइसो। सब कुछ संतुलित मात्रा में खाना। ताइसो? हाँ, वो आगे बात करेंगे। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, दोस्ती रोज निभाओ। दोस्तों से मिलना, बातें करना, चाय पीना, गाना, इसे वो अपनी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज मानते हैं। अकेलापन महसूस न करना। बिल्कुल। चौथा, बिना हड़बड़ी के जियो। धीरे चलो, आराम से। ये वाक्य हमने कई बार सुने हैं। वे जीवन को शांति और सहजता से जीते हैं, छोटी चीजों का आनंद लेते हैं। और पांचवा? आशावादी बनो। हर दिन का स्वागत मुस्कुरान के साथ करो, हंसो और यूमिरो की भावना रखो। यूमिरो? हाँ, मतलब एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, समुदाय की भावना। वाह, ये तो जीवन जीने के बहुत अच्छे सूत्र हैं। चलिए अब ओकिनावा की मशहूर खाने पर आते हैं। क्या खासियत है उनके आहार की? डॉक्टर माकोतो सुजुकी की स्टडीज बताती हैं कि ओकिनावा के लोग बहुत विविध खाना खाते हैं रोज, लगभग 18 अलग-अलग तरह की चीजें। रोज 18 तरह की चीजें? हाँ? उनकी थाली इंद्रधनुषी होती है, जिसमें रोज कम से कम 5 तरह के फल और सब्जियां होती हैं। अनाज, खासकर चावल, मुख्य भोजन है। वे चीनी लगभग न के बराबर खाते हैं और नमक भी बाकी जापान की तुलना में काफी कम। अच्छा। मछली हफ्ते में कुछ बार खाते हैं, लेकिन मांस कम। और सबसे जरूरी बात, वो कैलोरी बहुत कम लेते हैं, रोजाना करीब 1700-1800 कैलोरी। और वो हारा हाची बू वाली बात क्या है? हाँ, ये ओकिनावा डाइट का एक मेन प्रिंसिपल है। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% भरो। 80%? मतलब थोड़ी भूख बाकी रहे तब रुक जाओ। बिल्कुल, जब लगे कि पेट लगभग भर गया है लेकिन थोड़ी गुंजाइश बाकी है, तभी खाना बंद कर दो। इससे हम जरूरत से ज्यादा खाने से बचते हैं, पाचन तंत्र पर बोझ कम पड़ता है और माना जाता है कि ये कैलोरी कंट्रोल उम्र बढ़ाने वाले IGF-1 प्रोटीन को कम करने में मदद करता है। अच्छा, तो कम खाना फायदेमंद है? हाँ, और वे छोटी प्लेटों में खाते हैं, जिससे मात्रा अपने आप कम हो जाती है। किताब में कुछ खास खाने की चीजों का भी जिक्र था जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। हाँ, उनकी डाइट में टोफू, मीसो, जो फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट होता है, अलग अलग तरह की समुद्री शैवाल जैसे कॉम्बू, नोरी, हरी और पीली सब्जियां, शकरकंद, खासकर बैंगनी वाला, और गोया यानी करेला जैसी चीजें खूब होती हैं। करेला वो भी खाते हैं? हाँ, और 2 चीजें खास हैं, सैनपिंचा जो जैस्मीन में ली हरी चाय है, और शिक्वासा। शिक्वासा ये क्या है? ये खट्टा फल है, नींबू जैसा। इसमें संतरे से 40 गुना ज्यादा नोबेलिटन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। 40 गुना? हाँ, और हरी चाय और सैनपिंचा तो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए मशहूर हैं ही, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। खाने के बाद अब आते हैं शारीरिक गतिविधि पर। आपने कहा ब्लू जोन वाले जिम नहीं जाते, बस हिलते डुलते रहते हैं। बिल्कुल सही। ओकिनावा के बुजुर्ग कोई मैराथन नहीं दौड़ते, लेकिन वे दिन भर एक्टिव रहते हैं। वे चलते हैं, अपने बगीचों में घंटों काम करते हैं, उठते बैठते रहते हैं, सामाजिक कामों में हिस्सा लेते हैं। उनकी दिनचर्या में ही गतिशीलता बुनी हुई है। वो ज्यादा देर एक जगह बैठे नहीं रहते। हाँ, और रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक बैठे रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में उठकर हिलना डुलना भी बहुत फायदेमंद है। पूर्वी व्यायाम पद्धतियों जैसे योग, ताई ची, चीगोंग का क्या महत्व बताया गया है? इन तरीकों का सार शरीर और मन के संतुलन पर है। ये कम इंटेंसिटी वाली होती हैं,
इसलिए हर उम्र के लोग, खासकर बुजुर्ग, इन्हें आसानी से कर सकते हैं। ये लचीलापन बढ़ाती हैं, मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, बैलेंस सुधारती हैं और तनाव कम करती हैं। और इनमें भी फ्लो मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। इनमें धीमी, लयबद्ध गति और सांस पर ध्यान देना होता है, जो फ्लो की स्थिति पाने में मदद करता है। किताब में सूर्य नमस्कार योग, वेव हैंड्स लाइक क्लाउड्स ताई ची और 5 तत्वों वाले व्यायाम चीगोंग का थोड़ा जिक्र है, ये दिखाने के लिए कि ये अभ्यास कैसे शरीर और मन दोनों पर काम करते हैं। एक रेडियो ताइसो का भी जिक्र था। ये क्या है? हाँ, ये जापान में बहुत पॉपुलर है। ये सुबह का एक छोटा आसान सा वार्म अप रूटीन है, जिसे लाखों लोग रोज करते हैं, अक्सर ग्रुप में। ग्रुप में? हाँ, रेडियो इसलिए क्योंकि शुरू में इसके निर्देश रेडियो पर आते थे। ये कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन शरीर के लगभग सभी जोड़ों को गति देता है और एकता की भावना भी पैदा करता है। ओकिनावा में भी लोग इसे रोज करते हैं। अच्छा, तो इकिगाई की ये खोज हमें ओकिनावा के लोगों के जीवन से लेकर फ्लो की साइकोलॉजी तक और फिर खान पान और हल्की कसरत जैसी प्रैक्टिकल बातों तक ले गई। सार यही लगता है कि ये सिर्फ लंबा जीने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि हर दिन को उद्देश्य, जुड़ाव और आनंद से भरने का एक तरीका है। बिल्कुल। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि आप जीवन में क्या करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे करते हैं, किस रवैये से, किस ध्यान से और किस उद्देश्य के साथ। अपने जुनून को खोजना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपने काम में डूब जाना, अपने समुदाय और दोस्तों से जुड़े रहना, प्रकृति और छोटी चीजों का आनंद लेना और अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, ये सब मिलकर एक लंबा, संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन बनाते हैं। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक सफर है। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, आज के इस तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी और विकर्षणों से भरी दुनिया में क्या हम सब अपना इकिगाई खोज सकते हैं और ज्यादा जरूरी उसे बनाए रख सकते हैं? क्या वाकई रोजमर्रा के साधारण, यहाँ तक कि नीरस लगने वाले कामों में भी उद्देश्य और फ्लो खोजना संभव है, जैसा ओगिमी के लोग करते हैं, या जैसे बिल गेट्स बर्तन धोने में ढूंढते हैं? शायद इकिगाई की असली कुंजी इन्हीं सवालों के जवाब में छिपी है। इस पर विचार जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ।